हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके MSD 5 के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, दिस अगर आपको अपने MHD के जितने भी कोर्सेज़ हैं 5, 7, 10, 11, 12 जो भी आपके कोर्सेज़ हैं, अगर आपको उनके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर्स को परचेज़ करना है तो आप इस वाले नंबर को सेव करके मेरी टीम को व्हाट्सएप करके अपने गेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और अगर आपने MHD 5 का गेस्ट पेपर ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है तो आप इस मैराथन क्लास की PDF उनको एक टेक्स्ट करके मांग सकते हैं। ओके, सो नाउ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको भारतीय काव्य शास्त्र में सहृदय की अवधारणा पर प्रकाश डालना है कि सहृदय की अवधारणा क्या होती है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी आपको क्वेश्चंस बताती हूँ उनके आंसर्स आपके सैम्पल आंसर्स होते हैं। ओके, सो आप उस पर पूरा 100% रिलाई नहीं कर सकते, बट आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश बस हम करते हैं। ओके, सो भारतीय काव्य शास्त्र में सहृदय वह व्यक्ति है जो काव्य का सही रस, भाव और सौंदर्य अनुभव कर सके। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काव्य का जो सही रस और भाव है वो उसका अनुभव कर पाने में सक्षम है, ठीक है, तो वो व्यक्ति सहृदय कहलाएगा। केवल उसको पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मैं कोई कविता पढ़ती हूँ तो मुझे उसका पूरा आनंद आना चाहिए, उसमें जो भी रस और भाव है मैं उनको महसूस कर पाऊँ, ठीक है, जिसकी हृदय भूमि संवेदनशील होगी, शुद्ध होगी और सौंदर्यग्राही होगी, वो ही ऐसा कर पाएगा। इसी गुणयुक्त पाठक को सहृदय कहा गया है। ओके, तो सहृदय की मूल अवधारणा को समझेंगे तो सहजमा हृदय, जिसका हृदय कवि के मन से मिल सके। सहृदय पाठक कविता में छिपे भावों, प्रतीकों और रसरूप सौंदर्य को सहज रूप से ग्रहण करता है। वह काव्य का आनंद उसी तरह लेता है जैसे कवि ने रचते समय अनुभव किया। यानी कि कवि ने जब वो लिखा तो वो कवि जो चीज़ महसूस कर रहा था, जो वो अनुभव कर रहा था, वो ही ये व्यक्ति भी कर पाने में सक्षम है। तो वह सहृदय कहलाएगा कि उसका कवि के साथ उसका मन मिल गया है। भारतीय आचार्यों के अनुसार सहृदय में भरत मुनि रस निष्पत्ति के रसास्वादन करने वाला पात्र ही सहृदय है। उसमें संस्कार, संवेदनशीलता और कल्पना शक्ति होनी आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है गाइस, उसमें कल्पना शक्ति हो और संवेदनशील उसका हृदय हो। आनंदवर्धन यानी कि सहृदय वह व्यक्ति है जो ध्वनि का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो भी कविता है उसके अंदर जो छिपे हुए अर्थ हैं वो उन्हें समझ सके और काव्य का गूढ़ अर्थ जो उसमें छिपा हुआ अर्थ है उसको वो ग्रहण कर सके। तो ये उसका सहृदय का गुण है। उसके बाद अभिनव गुप्त का मतलब होता है कि हृदय में भावों की सामान्य वृत्ति होती है। रस स्वादन उसकी आत्म अनुभूति से संभव होता है। तो जो भी आपके हृदय के जो भाव होते हैं वो सामान्य वृत्ति होती है, मतलब कि यूनिवर्सलाइज्ड इमोशंस होते हैं, हर कोई उनको वैसे ही फील कर सकता है। इसके अलावा मम्मट के अनुसार सहृदय में 3 गुण आवश्यक हैं। पहला अवधान यानी कि ध्यान, दूसरा बुद्धि उसकी शुद्ध होनी चाहिए और तीसरा उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी मुख्य गुण हैं जैसे कि संवेदनशील हृदय हो गया, सौंदर्य का बोध हो उसको यानी वो सुंदरता को पहचान सके, कल्पनाशीलता उसके अंदर हो यानी कि कविता में छिपे हुए प्रतीकों का, कविता में छिपे हुए बिंबों का जो सही अर्थ है वो उसे समझ सके। उसके अंदर संस्कार होने चाहिए और हृदय शुद्धि जो होती है यानी कि काम, क्रोध और द्वेष से मुक्त उसका मन होना चाहिए और उसमें अनुभूति की क्षमता भी होनी चाहिए। तो सहृदय इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आपका पाठक कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो उसका रस वो कब महसूस करेगा, जब वो सहृदय होगा।
काव्य रस कवि और सहृदय के बीच एक आनुभविक सेतु बनाता है। सहृदय के बिना काव्य का सौंदर्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि सौंदर्य का अनुभव आस्वादन से होता है। इसके बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष दे सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में सहृदय काव्य रस के सच्चे आस्वादक का नाम है। कविता का वास्तविक आनंद वही ले सकता है जिसमें संवेदनशीलता हो, सौंदर्य चेतना हो और भाव ग्रहण करने की शक्ति हो। सहृदय कवि के मन से जुड़कर काव्य सौंदर्य को अपने भीतर अनुभव करता है, उसको जीता है। इसलिए सहृदय काव्य प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पर आपको विचार करना है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत क्या है? तो गाइस, ध्वनि सिद्धांत काव्य के सार्थक अनुभव, ठीक है, उसको सही तरीके से अनुभव करना और मानव की अनुभूति पर केंद्रित है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में कहा कि काव्य का असली सौंदर्य केवल शब्दों या उनके अर्थ में नहीं, बल्कि उस भाव में है जो सीधे पाठक के हृदय तक पहुंचता है। तो काव्य जो है, अगर आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, उसका पूरा अनुभव लेना है और उसको पूरा आपको उसके सौंदर्य को समझना है, तो जब ही हो पाएगा जब वो काव्य के आप सही अर्थों को समझोगे। इसी भावना को हम आज मानवतावादी दृष्टि से देख सकते हैं। कविता केवल तकनीक या अलंकार नहीं, बल्कि मनुष्य के भाव और संवेदनाओं का आरंभिक दर्पण है। ओके, सो कविताएं दोस्तों क्या होती हैं? हमारे भावों का, हमारी संवेदनाओं का दर्पण होती हैं। ध्वनि सिद्धांत के अंदर हम उनका सार्थक रूप से अनुभव कर पाते हैं और ये मानव की अनुभूति पर ही केंद्रित है। ध्वनि का अर्थ क्या है? तो ध्वनि वह अनुभव है जो कवि के मन और पाठक के हृदय के बीच संवाद स्थापित करता है। यह वही भाव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर जिसे पाठक अपनी संवेदनाओं और अनुभव के माध्यम से महसूस करता है। ठीक है, तो आप जो है उसको क्या कर रहे हो, शब्दों में आप नहीं उसको समझ रहे हो, बट आपके अंदर के जो आज तक के अनुभव रहे हैं, आप कितने संवेदनशील हो, आप उसके हिसाब से उसको मतलब फील कर पाओगे। तो ध्वनि वो अनुभव होता है जो कवि के मन और पाठक के हृदय के बीच, कवि के मन और पाठक के हृदय के बीच दोस्तों क्या करता है? संवाद को स्थापित करता है। यानी काव्य का सार मानव अनुभव, संवेदना और चेतना से जन्म लेता है। काव्य का प्राण हम ध्वनि को कहते हैं। तो ध्वनि सिद्धांत कहता है कि काव्य का प्राण ध्वनि है। यह साधारण शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर जागृत होने वाली भावनाओं की वास्तविक अभिव्यक्ति है। तो मनुष्य, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो, या किसी काव्य को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते समय जो वास्तविक भावनाएं आपके अंदर आती हैं वो ध्वनि के कारण होती हैं, क्योंकि ध्वनि ही दोस्तों काव्य का प्राण है। उसमें शब्द, अलंकार, शैली तो शरीर है, परंतु मानव की जो अनुभूति और हृदय स्पर्श, यही काव्य को जीवंत बनाता है। कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो कितना हमारे हृदय को छू पाता है और हम उसको कितना अनुभव कर पाते हैं, वो उसे जीवंत बनाती है। ध्वनि के 3 रूप होते हैं। वस्तु ध्वनि, यानी कि कविता किसी विचार, संदेश या अनुभव की ओर संकेत करती है, जिससे मानवता के मूल मूल्य जागृत हो। तो एक होती है आपकी वस्तु ध्वनि, जिसमें आप बेसिक, आपको कुछ ना कुछ एक विचार समझ में आएगा, उसमें दिया हुआ संदेश आपको समझ में आ जाएगा। एंड अलंकार ध्वनि में आप उसकी सजावट को समझोगे। तो अलंकार जो होते हैं दोस्तों, उनमें ताकत होती है मनुष्य के भीतर जो संवेदनाएं हैं उनको छूने की। अलंकार एक माध्यम की तरह काम करते हैं। तो वस्तु ध्वनि तो आपका बेसिक हो गया, जो बेसिक संदेश आपकी पोयम देना चाहती है, बट एक होती है अलंकार ध्वनि और एक होती है रस ध्वनि, कि ओवरऑल जब आपने उसको पढ़ा तो आपके हृदय में कौन कौन सी जो भावनाएं हैं वो प्रभावित हुई। ओके, देन आप निष्कर्ष बता देंगे कि ध्वनि सिद्धांत के अनुसार काव्य का सर्वोच्च उद्देश्य मानव मन और हृदय तक पहुंचकर भाव का अनुभव उत्पन्न करना है। तो ध्वनि सिद्धांत के अनुसार सबसे बड़ा जो उद्देश्य है आपके काव्य का गाइस, वो क्या है? कि वो मानव के हृदय तक पहुंचे
और भाव का अनुभव उत्पन्न करे। कविता तभी सार्थक होती है जब यह मानव संवेदनाओं को जागृत करे, हृदय को छू सके और जीवन के अनुभवों से जोड़ सके। तो कोई भी कविता हमारे लिए कब सार्थक होगी, तब वो हमारी संवेदनाओं को जागृत करेगी। तो इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत न केवल काव्य की तकनीक सिखाता है, बल्कि इसे मानवतावादी अनुभव और जीवन दर्शन के रूप में भी प्रस्तुत करता है। सो गाइस, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र, तो कार्ल मार्क्स के जो आपके सारे जो उनको फॉलोअर्स थे उनके, तो मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की जो मूलभूत विशेषताएं हैं आपको उस पर चर्चा करनी है। तो मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र कला और सौंदर्य को समाज के वास्तविक जीवन, आर्थिक ढांचे और वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखता है। तो गाइस, जब भी हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और वहाँ पे मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि वो आर्थिक ढांचे की बात करते हैं, प्लस वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के अंदर वर्ग संघर्ष होता है। अमीर और जो गरीब हैं उनके बीच में संघर्ष है। जो अमीर हैं वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं, और गरीब क्या करते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब गरीब उनके खिलाफ क्रांति कर देते हैं। तो समाज में हमें ये वर्ग संघर्ष हर जगह देखने के लिए मिलता है। एक देश में, एक फैक्ट्री में, एक छोटे से जो कारखाना है वहाँ पे भी आप वर्ग संघर्ष देख रहे हो, और आप ये वर्ग संघर्ष गाइस ग्लोबल लेवल पे भी देख रहे हो। तो मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के अंदर आपको वास्तविक जीवन, आर्थिक ढांचा और वर्ग संघर्ष, इन सभी के साथ वो कला और सौंदर्य को जोड़ेंगे। कैसे, तो आगे समझेंगे। तो इसके अनुसार कला कोई कल्पना लोक में रहने वाली चीज नहीं है, बल्कि जो दोस्तों कला है वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि समाज के अंदर जो परिस्थितियां होती हैं उनका ही प्रतिबिंब है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले वो बात करते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद पर उनकी जो दृष्टि है। जैसे कि मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का मानना है कि कला और सौंदर्य आपके किसी अध्यात्म से नहीं आते, बल्कि आज के समय में समाज में जो भौतिक स्थितियां हैं, उत्पादन पद्धति की, कैसे हम चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, हमारे आर्थिक ढांचे कैसे हैं, उन सभी से ये आ रहा है। समय के अनुसार सौंदर्य की समझ बदलती है क्योंकि समाज की स्थितियां बदलती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम ऐसी बहुत सारी कविताएं देखते हैं जहाँ पे मानव के संघर्ष, स्त्रियों के संघर्ष के बारे में बताया गया होता है। तो ये या फिर किसी की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया होता है। तो वो बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जो आपका कला और सौंदर्य होता है, वो कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं होती, वो ऐसे ही कहीं से नहीं आ जाती है, बल्कि वो समाज का ही दर्पण होती है। मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा आधार होता है, कला और साहित्य सहित सभी सांस्कृतिक रूप उसकी अधिरचना। इसलिए कला अक्सर उसी वर्ग की विचारधारा को व्यक्त करती है जो समाज में सत्ता में होता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो सत्ता में होता है यानी कि वो रिच है और पावरफुल है। तो हमेशा आपको उसके अंदर जब आप कला को देखोगे, सौंदर्य को देखोगे, तो कला में अक्सर आप देखोगे कि जो वर्ग सत्ता में हैं उनकी विचारधारा दिखेगी, वहीं जो शोषित वर्ग के संघर्ष हैं उनकी आवाज़, उनको कोई भी आवाज़ नहीं देगा। मार्क्सवादी दृष्टि कला को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन भी मानती है। तो कला शोषित वर्ग की जो समस्याएं हैं, उनके दुख हैं, उनको दिखाती है और समाज को शोषण मुक्त और समानता आधारित भविष्य के लिए प्रेरित करती है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र भाववादी या कल्पनावादी सौंदर्य बोध को अस्वीकार करता है। वह कहता है कि कला को वास्तविक सामाजिक जीवन, संघर्ष, गरीबी, शोषण और मानव की सच्ची स्थिति को यथार्थवादी ढंग से दिखाना चाहिए। कि जो कला है वो जीवन की सच्चाइयों को दिखाए, गरीबी, शोषण, इन सब के बारे में दिखाए। और कला का उद्देश्य इसमें क्या बताते हैं कि केवल आनंद देना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य और भी होने चाहिए, जैसे कि समाज को बदलना, लोगों के अंदर चेतना जगाना और जनता को संगठित करना, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो केवल आनंद देना नहीं है, कला को समाज और राजनीति से जो चीज़ अलग करती है, ठीक है, शुद्ध सौंदर्यवाद, उसका वो खंडन भी करते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो कला है वो समाज और राजनीति से जुड़ी रहे और जनता को संगठित करती रहे। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र
कला और समाज को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में देखता है। समाज में मौजूद विरोधाभास एंड जो भी आपके संघर्ष हैं उन सभी के बारे में वो बात करते हैं। संक्षेप में अगर हम देखें तो मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र कला को सामाजिक आर्थिक वास्तविकता से जोड़कर देखता है और ये मानता है कि कला एक विचारधारात्मक शक्ति है जो वर्ग संघर्ष को उजागर कर समाज को बदलने का, ठीक है, समाज के अंदर न्याय और समानता लाने का काम करती है। इसका आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद है और इसका लक्ष्य मानव समाज की मुक्ति है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है लोजाइनस के प्रमुख आलोचना सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है। तो लोजाइनस जो है वो एक आलोचक थे प्राचीन काल के और उनका मानना था कि साहित्य की असली जो पहचान है वो उसकी सब्लिमिटी यानी कि उदात्तता से होती है। अब जब भी आपकी कोई रचना है वो पाठक या श्रोता के मन को अचानक ऊंचाई पर पहुंचा दे और उसके अंदर भावनात्मक और मानसिक रूप से उसको अनुभव कराए, वो ही आपका सबसे ज़्यादा उद्दत साहित्य होगा कि आप उसके अंदर पूरे खो जाओ, उसमें आप पूरे मिक्स हो जाओ। तो उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि मनुष्य को उच्च, महान और गहरी अनुभूति देना है कि आप उन डीप चीज़ों को समझ पाओ जो एक आम आदमी नहीं समझ सकता। अब हम यहाँ पे इसके सिद्धांतों को देखेंगे तो दोस्तों उद्दता के आपके 5 मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो पहला क्या है कि लोजाइनस कहते हैं कि किसी भी रचना की सबसे बड़ी शक्ति उसके विचारों में होती है। तो यदि आपके कवि और लेखक के विचार बड़े ऊंचे होंगे तो स्वतः ही आपकी उसकी रचना महान बन जाएगी। छोटे और तुच्छ विचार कभी भी जो सुनने वाला पढ़ने वाला है उसके मन में उदात्तता का अनुभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। उदात्त अनुभव पैदा नहीं कर सकती। और वे मानते हैं कि जिस रचना में भावना सच्ची और तीव्र होती है वो रचना ही सीधे पाठक तक पहुंचती है, ओके। और अलंकारों का उसको यूज़ करना चाहिए और अलंकार भी तभी अच्छे लगते हैं वो स्वाभाविक हो, ये नहीं कि आपने उसको ओवर यूज़ किया हुआ है, केवल दिखावे के लिए किया हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा बोझिल हो जाता है। तो लोजाइनस भाषा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वो कहते हैं कि भाषा साफ सुथरी अर्थपूर्ण होनी चाहिए, यानी गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग करना है। और समग्र प्रभाव की ऊंचाई यानी कि उद्दता तभी जो है पूर्ण बनती है जब ऊंचे विचार हों, सच्चे भाव हों, अलंकार सुंदर हो और भाषा गरिमापूर्ण हो, तब वो पाठक को तन्मयता या विस्मय की अवस्था में ले जाता है। इसके बाद लोजाइनस बताते हैं कि कुछ ऐसे दोष हैं जो आपको अवॉइड करने हैं अगर आपको अपने साहित्य में सब्लिमिटी लानी है। तो पहली चीज़, आपको मूर्खतापूर्ण और हल्के विचार नहीं देने, अत्यधिक शब्दांबर नहीं करना, यानी कि दिखावे के लिए कठिन भारी भरकम शब्दों का आप प्रयोग नहीं करेंगे और अनावश्यक भावों को उसमें नहीं बताएंगे, दिखावटी नहीं लगना चाहिए। और आपके जो वाक्य हैं वो उलझे हुए हों और रचना का रूप असंगत हो, फालतू और कमज़ोर शब्द रचना की ऊंचाई गिरा देते हैं, तो हीन और हल्के शब्द आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो ओवरऑल लोजाइनस का कुल सिद्धांत यह है कि साहित्य की सबसे बड़ी खूबी वह है जो पाठक को उसके सामान्य स्तर से ऊपर उठाकर उसे उच्च, महान, गंभीर और अद्भुत अनुभव दे। उदात्त साहित्य मनुष्य के मन, उसकी बुद्धि और उसकी आत्मा तीनों को झकझोर देता है। इसलिए वे साहित्य में गरिमा, सच्चाई और सुंदर शैली को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो ये उनके विचार हैं, आप चाहें तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हमारा गेस्ट पेपर भी खरीद सकते हैं, उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे PDF के अंदर, ओके। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे बस आपको कांटेक्ट करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास, ठीक है, उसका आपको परिचय देना है। तो हिंदी आलोचना का दोस्तों आरंभ होता है आपके भारतेंदु युग से, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य और नाटक पर गंभीर विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी युग में रहे हैं, इन्होंने हिंदी भाषा की मानकीकरण और आलोचना को दिशा दी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग में थे। एंड शुल्कोत्तर युग में आलोचना भी व्यापक हुई, जहां आपको मार्क्सवादी, जो जिसमें आपके रामविलास शर्मा आ जाते हैं, नई समीक्षा और मनोविश्लेषण के साथ सांस्कृतिक आलोचना जैसी जो धारणाएं हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। आज की आलोचना बहुविध सिद्धांतों को अपनाकर साहित्य को सामाजिक, ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भ में पढ़ती है। इस विकास ने हिंदी साहित्य के अध्ययन और मूल्यांकन को गहराई से व्यवहारिकता दी है। ओके, अब आपको ना जो आपका हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, तो आलोचना का स्पेसिफिकली, तो उसमें आपके जो अलग अलग टाइम पीरियड्स के हिसाब से जो चरण हैं आप वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपका भारतेंदु युग आ जाता है। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जिन्हें उनका आलोचना का आरंभकर्ता माना जाता है। उनकी विशेषताओं में हम देखते हैं कि उन्होंने नाटक लिखे, सामाजिक विषय और भाषा सुधार पर वो जोर देते हैं। भारतेंदु ने साहित्य को सामाजिक जीवन से जोड़कर देखा और आलोचना को जन सुलभ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो शुरुआत है, इसका जो आरंभ है दोस्तों, वो भारतेंदु युग में हो गया था। प्रमुख कार्यों में हम देखेंगे कि उनके नाटकीय लेखन और आलोचनात्मक कुछ टिप्पणियां हैं जो उनके कार्य रहेंगे। कार्य आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको ज़रूर बतानी है। फिर द्विवेदी युग है आपका। तो द्विवेदी युग दोस्तों आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को, मतलब उन्होंने दिशा दी थी। उन्होंने एक मानक भाषा का निर्धारण किया। पहली चीज़ क्या किया द्विवेदी युग में, हम देखते हैं कि मानव भाषा का निर्धारण होता है, नैतिक शैक्षिक विचार शुरू होते हैं और ऐतिहासिक और नीतिगत, यानी कि आलोचना में समाज का और संस्कृति का ध्यान बढ़ जाता है, जिसमें वो अलग अलग साहित्यों का मूल्यांकन करते हैं और पाठकों में राष्ट्रीय चेतना इस समय विकसित होती है। जो पाठक है, मतलब उनके अंदर भी नई चेतना विकसित होने लगी है। फिर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने तुलनात्मक और ऐतिहासिक आलोचना, वैचारिक विश्लेषण और साहित्य के गणात्मक पक्षों पर ध्यान दिया। शुक्ल ने आलोचना को एकेडमिक रूप दिया है, यानी कि उसके बाद ये और ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। फिर आपका आधुनिक युग है, शुक्ल उत्तर आधुनिक युग। तो इस काल में आलोचना के की कई नई अवधारणाएं आ जाती हैं, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषण परक, नई समीक्षा, फेमिनिस्ट, सांस्कृतिक अध्ययन इत्यादि। ओके, देन गाइज आपके रामविलास जो शर्मा हैं, ठीक है, और आपके नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान, आपको इन सभी के आधुनिक युग के प्रमुख आलोचकों के बारे में बताना है और उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। ओके, अब क्या इसकी मुख्य विशेषताएं रही हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक आपको इजी लगेगा। तो देखो कि जब हिंदी आलोचना का विकास हो रहा है तो उसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, आप इनको लिख सकते हो एग्जाम में। जैसे कि प्रारंभ से ही आलोचना ने साहित्य को समाज से जोड़ा, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को यहाँ पर महत्व दिया गया। शुक्ल काल से आलोचना का सिद्धांतिक रूप बना और बाद में नई विचारधाराएं आई हैं। तो शुरुआत में साहित्य को समाज से जोड़ा गया है, बाद में इसको और ज़्यादा सैद्धांतिक रूप दिया गया। एक तरफा नहीं, परतों में ये विकसित होती है। खड़ी बोली से लेकर समकालीन विमर्श तक भाषा का पूरा विस्तार है। और इसमें ऐतिहासिकता ये है कि साहित्य को एक ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ने की प्रवृत्ति बन जाती है। ओके, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, हिंदी आलोचना का महत्व क्या है? तो साहित्य के मूल्य निर्धारण और सुधार में मदद होती है, सबसे पहली चीज़। तो दूसरा, ये समाज के दर्पण के रूप में काम करता है। तो समाज के दर्पण के रूप में ये हम साहित्य को समझ पाते हैं। साहित्यिक शिक्षा और शोध के लिए जो है एक मजबूत आधार बनता है। नई विचारधाराएं साहित्य के अर्थ और प्रभाव को विस्तारित करती हैं। देन आप निष्कर्ष में बता देंगे कि हिंदी आलोचना का उद्भव 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ और उसके बाद यह लगातार विकसित होकर बहुआयामी, सैद्धांतिक, सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र आपका बन गया है। फिर आपको बताना है कि अति यथार्थवाद क्या है। तो ये आधुनिक कला व साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था और इसकी शुरुआत होती है 1917 के आसपास और इसे साहित्य
रूप में स्थापित करने का काम फ्रांस के कवि आंद्रे बेंत्रा ने किया और उन्होंने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो 1924 का जो ये घोषणा पत्र है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसका मुख्य विचार क्या है? तो अति यथार्थवाद का मुख्य विचार यह था कि मनुष्य के अवचेतन मन, सपनों, अनजाने डर, कल्पनाओं और अतार्किक विचारों को बिना किसी रोक टोक के कला में व्यक्त किया जाए। यानी कि आपको एक तो होता है यथार्थवाद। यथार्थवाद में क्या आप एकदम रियलिटी बता रहे हो लेकिन आप फिर भी कुछ चीज़ें छुपाते हो। बट अति यथार्थवाद क्या कह रहा है कि आप जो छुपा भी रहे हो ना, जो चीज़ें आपकी कल्पनाएं हैं, आपके अवचेतन मन में जो चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको वो सब भी लिख देना चाहिए। तो ये एक आंदोलन था जिसका उद्भव हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों का विश्वास था तर्क व्यवस्था और सभ्यता पर से खत्म हो गया था। जब लोगों ने विश्व युद्ध देखा, लोग निराश थे, असंतोष थे। तो अति यथार्थवाद की जड़ें पहले के आंदोलन दादावाद में थी, जो तर्क और नियमों का विरोध करता था। ठीक है, तो आंद्रे बेंत्रा ने मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों को आधार बनाकर इस आंदोलन को दिशा दी। यह आंदोलन सबसे पहले पेरिस में शुरू हुआ, फिर यूरोप और अमेरिका तक फैला। साहित्य, चित्रकला, नाटक, फिल्म, मूर्तिकला, संगीत, लगभग हर कला पर इसका प्रभाव पड़ा। इसमें कलाकारों ने नई नई तकनीकों को अपनाया, जैसे कि स्वचालित लेखन, कोलाज, ठीक है, कागज़ पर घिसकर आकृतियों को बनाना, धुएं से आकृति बनाना। तो अति यथार्थ मतलब कि पूरी जो रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश इसमें की गई थी। प्रवृत्तियां देखें तो अवचेतन मन पर जोर दिया गया कि आपके मन में जो छिपे हुए डर, इच्छाएं हैं, आप उन्हें सीधे कला में उतारिए और ऐसी दृश्य कथाएं और चित्र लाइए जो सपनों जैसे लगते हों। अनेक रचनाएं तार्किक नियमों को नहीं मानती, घड़ियां पिघलती हैं, मनुष्य उड़ रहे हैं, चेहरे गायब हैं। ऐसे अतार्किक और विचित्र चीज़ों का यूज़ करना है। बिना सोचे, बिना योजना को बनाए, जो मन में आए उसको तुरंत लिख देना है। तो दो बिल्कुल अलग चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ देना। जैसे टूथब्रश का पेड़ पर उगना या बादलों के बीच चलता दरवाज़ा, कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। यही अति यथार्थवाद है, प्रतीकात्मकता होनी चाहिए उसमें। प्रमुख कलाकार हैं कुछ आपके, सारे फॉरेनर्स ही देखने के लिए मिल रहे हैं मुझे, आप इन सब के नाम को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर गाइस आप एक निष्कर्ष दे देंगे कि अति यथार्थवाद ने कला और साहित्य को कल्पनाओं की पूर्ण स्वतंत्रता दी है और यह आंदोलन कलाकारों को बताता है कि सिर्फ रचना बाहरी दुनिया की नकल नहीं है, बल्कि एक जो दुनिया आपके मन के भीतर छिपी हुई है, आप उसको भी आप खुलकर व्यक्त कर सकते हो। इसलिए अति यथार्थवाद आज भी आधुनिक कला, फिल्म और साहित्य में अत्यंत प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना की मूल स्थापनाओं पर आपको विचार करना है। तो मनोविश्लेषणवादी आलोचना वह तरीका है जिसमें साहित्य को मन के अंदर चलने वाली भावनाओं, ठीक है, अवचेतन इच्छाओं और जो आपके मानसिक संघर्ष हैं, उन सभी के आधार पर आप साहित्य को समझते हो। इस आलोचना की शुरुआत फ्रायड और युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों के विचारों से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसके वो पॉइंट्स देखने हैं कि क्या क्या है। जैसे कि साहित्य मन के भीतर की दुनिया को दिखाता है। तो ये जो आपकी पद्धति है, इसके अनुसार जब लेखक लिखता है तो उसकी कई छिपी हुई भावनाएं होती हैं और अनकही जो इच्छाएं हैं वो उसकी रचना में हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसलिए कविता या कहानी को समझते समय उसके भीतरी अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें प्रतीकों का महत्व देखने के लिए मिलता है। जो चीज़ें सीधे नहीं कही जा सकती वो प्रतीकों के जरिए, जैसे निराला ने कुकुरमुत्ता को साधारण जनता की ताकत का प्रतीक बनाया और गुलाब को भोगवादी और ऊंची जो वर्ग के लोग थे उनका प्रतीक बनाया। तो यहाँ पे आप प्रतीकों के महत्व के बारे में बताओगे, बिंबों के अध्ययन के बारे में कि कौन कौन से बिंबों का जो लेखक यूज़ करेगा जो उसके मन की स्थिति को एकदम प्रॉपर दिखा दे। बिंब का सही अर्थ ना समझा जाए तो आलोचना में फिर गलती हो सकती है। युंग के अनुसार मनुष्य के मन में कुछ सामूहिक अनुभव होते हैं जो मिथक बन जाते हैं। साहित्य में जब मिथक आते हैं तो वे गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ रखते हैं।
मनोविश्लेषण इन अर्थों को समझने में मदद करता है। तो हमें लेखक के मन का अगर अध्ययन करना है तो ये उसके बारे में है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। एंड फाइनली आप एक निष्कर्ष दे देंगे कि मनोविश्लेषणवादी आलोचना साहित्य की भीतरी दुनिया को समझने की कोशिश करती है और बताती है कि कविता या कहानी में दिखने वाले प्रतीक, बिंब, मिथक लेखक के मन का सच बताते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद जो भी आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन होंगे, मैं कोशिश करूंगी कि उनके भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम अपनी क्लास में कवर करने की भी कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्यूचर में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है।